नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम पॉलीमेडिक्योर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बेसिक बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। छोटा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सिबी। सारा कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। और अ क्विक नोट, आई डू फ्री पोर्टफोलियो एनालिसिस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपना पोर्टफोलियो एक्सेल शीट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्मेट में मेरे को भेज सकते हो @growyourwealth91@gmail.com। जल्दी से कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस देखते हैं। क्लियरली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा रेट से ग्रो किया है। अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिट देखें तो दे आर ऑल इन डबल डिजिट्स, विच इज़ ग्रेट। इफ़ सी स्टॉक प्राइस के अगर तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, बट वो मेनली बिकॉज रिसेंट फ्यू मंथ्स में जो ग्रोथ हुआ है उसके वजह से काफ़ी हाई नंबर है। अगर हम 1 ईयर ग्रोथ रेट देखें तो 136% का ग्रोथ है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। जल्दी से इसके प्रोडक्ट्स पे नज़र डालते हैं। कंपनी बेसिकली मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें उसका आईवी कैन्यूला इज़ अ वेरी फ्लैगशिप प्रोडक्ट। एंड बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स का फंक्शनिंग के ऊपर देर आर स्मॉल वीडियोस विच जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोज हु आर इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट शुड डेफिनेटली सी दैट वीडियो टू गेट एन आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी मेक्स। तो बात करें तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, टॉप लेफ्ट में जो प्रोडक्ट है वो इंजेक्शंस के लिए बनाया है। तो इंजेक्शन में यू हैव टू पुट द इंजेक्शन इन द इंजेक्शन बॉटल, मेडिसिन बॉटल, एंड वहाँ से यू हैव टू पुल द मेडिसिन आउट। तो इसमें काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बॉटल टूट सकता है, एयर से इन्फेक्शन हो सकता है, एंड और भी इश्यूज डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये सिंप्लीफाई करता है। और राइट हैंड साइड में आईवी कैन्यूला प्रोडक्ट है जो इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसमें भी एयर बबल्स एंड बेसिक एयर रिलेटेड इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए इन्होंने R&D करके बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। तो समझते हैं कि इनका मार्केट क्या है। विद इन इंडिया दे ओनली हैव 27% ऑफ सेल्स, आउटसाइड इंडिया इज़ 72। द मेजॉरिटी ऑफ सेल जो है इंडिया के बाहर होता है। तो दिस कंपनी हैज़ हाई का फॉरेक्स फ्लक्चुएशन रिस्क। अगर हम देखें तो ये कंपनी सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस के सेगमेंट में है, और कोई सेगमेंट में नहीं है। सो इट सेल्स ओनली मेडिकल डिवाइसेस। अगर हम विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया देखें तो इट मैचेस द परसेंटेज शोन अबाउ। एंड अगर हम एसेट्स देखें तो इंडिया में दे हैव फ्यू प्लांट्स, मोस्टली इन हरियाणा, फरीदाबाद, एंड वन इन जयपुर if I'm not wrong, and they have plant in China, Netherlands and Italy, but and in तीनों में obviously China has the highest assets or the largest plant of the three, but इंडिया में सबसे बड़ा प्लांट है। एंड सबसे कंपेयर टू दिस थ्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है। एक और पॉइंट ये है कि इनका कोई भी कस्टमर 10% से ज़्यादा सेल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हमें कस्टमर कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। अगर एक कस्टमर आपका 30% सेल कंट्रीब्यूट करता है और फॉर वॉट एवर रीज़न दैट कस्टमर गोस अवे द नेक्स्ट ईयर, तो आपका सेल्स जो होगा अगले साल के लिए सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा। चलिए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सो सेल्स का ग्रोथ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, द बार ग्राफ इज इन परसेंटेज, एंड वी कैन सी कि एक्सेप्ट FY15 10% के ऊपर रहा है। तो दिस इज़ फिनोमिनल ग्रोथ रेट। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड जनरली अच्छे स्मॉल कैप कंपनीज़ का सेल्स ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट्स में ही रहता है। 100 करोड़ को 200 करोड़ करना ईजी रहता है, बट 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ करना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। ROE ROC देखें तो राइट हैंड साइड में वी कैन सी मोस्ट ऑफ इट इज़ अबाउ 15%, अगेन अ ग्रेट नंबर, एंड इट्स गुड। बट 20% या उसके ऊपर रहता फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स, तो और भी मतलब बेटर रहता। इट वुड हैव बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट नेवरदलेस 15% बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। हमारा बेंचमार्क जो है 15 है, और 15 से 30 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। इट इज़ ग्रेट। CFO NP, विच इज़ नथिंग बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट प्रॉफिट, एंड इनका रेशियो का परसेंटेज। तो कंपनी जो है इट हैज़ नॉट
इट हैज़ रिकॉर्डेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इन ब्लू, नेट प्रॉफिट इन ऑरेंज। एंड इनका जो रेशियो है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा कंपनी का जनरल बेंचमार्क है 80 to 120% के बीच में रहे। बट क्लियरली सैम्पल स्पेस में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जहाँ 80 to 120 के बीच में है, बाकी सारे ईयर्स में इट इज़ लेस देन दैट। सो दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। सेल्स एंड रॉ मटेरियल हमने देखा, सेल्स डबल डिजिट से ग्रो कर रहा था हर साल, तो डेफिनेटली सेल्स का बार ग्राफ जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा। रॉ मटेरियल भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, मतलब कंपनी अपने रॉ मटेरियल को अच्छे से मैनेज कर रहा है। सो दैट्स अ ग्रेट साइन, इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड अच्छा मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ की तरफ इंडिकेट करता है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। net profit margin and other income as a percentage of net profit. सो बेसिकली हम नेट प्रॉफिट देखें तो हल्का सा फ्लक्चुएशन है बट इंक्रीजिंग ट्रेंड है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी स्टेबल है एंड अबाउट 10% है, विच इज़ ओके, नॉट ग्रेट बट नॉट बैड आइदर। अगर हम अदर इनकम देखें तो आई वुड लाइक इट टू बी लेस देन 15%, इन केस ऑफ स्मॉल कैप मे बी 20, बट यहाँ पे तो इट इज़ क्लियरली मच अबाउट 20%। तो मैंने बस देखा कि अदर इनकम मिल कहाँ से रहा है, तो इफ़ यू जस्ट रीड दिस केयरफुली, यहाँ पे लिखा है कि फॉरेक्स एक्सचेंज में जो गेन्स हैं उसके वजह से इनका अदर इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। एंड इफ़ यू लुक एट द टेबल बिलो, तो इफ़ यू सी इन द अदर गेन्स, सेकेंड लास्ट लाइन विच इज़ गेन्स ऑन फॉरेक्स एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दोनों साल में FY19 एंड 20 में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यहीं से आया है। सो ये एक इशू क्यों बन जाता है मेरे लिए, इट्स बिकॉज एज एनी कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपका अदर इनकम बहुत ज़्यादा है तो आप अदर इनकम उस इनकम को बोलते हैं जो आपके बेसिक बिजनेस से अलग है। सो वो उस बात पे जनरली कंपनी का कंट्रोल बहुत कम रहता है। तो इफ़ देयर इज़ अ बैड ईयर एंड द परसेंटेज इज़ वेरी हाई, तो आपका प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए अदर इनकम 15% के जनरली नीचे रहा तो इट इज़ कंसिडर टू बी गुड। ROC, ROE एंड EPS ग्रोथ। सो हमने ROC ROE देखा, इट इज़ अबव 15 एंड इट इज़ रियली गुड नंबर्स। EPS ग्रोथ भी देखें तो एक्सेप्ट फॉर FY11, 15 एंड 18 it has shown double digit growth rates. So again this is great and stock price जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है बिकॉज द अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ हैज़ बीन फिनोमिनल। अगर हम बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के नंबर्स को एनालाइज करें तो कैपेक्स, डिविडेंड और इंटरेस्ट को के पैसे ओवर द पास्ट 10 ईयर्स को जोड़ें तो कंपनी हैज़ स्पेंड 72% ऑन कैपेक्स, 17% ऑन डिविडेंड्स एंड 11% ऑन इंटरेस्ट। तो कैपेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड दिस इज़ गुड। एक स्मॉल कैप कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है एंड इसका सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि ROC एंड ROE जो है वो भी 15 के ऊपर है, मतलब इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर एक्चुअली कंपनी अच्छे से रिटर्न्स कमा पा रहा है। सो ये इसीलिए स्टॉक जो है उसको रिकग्निशन मिला है फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स एंड दे हैव एग्रेसिवली इन्वेस्टेड इन इट। सो इट इज़ अ गुड नंबर, अ वेरी गुड रिटर्न। एंड इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आगे बताऊंगा। इक्विटी, CFO एंड डेट को देखें तो इक्विटी सबसे ज़्यादा फॉर्म करता है, डेट काफ़ी हाई है 27%। सो विल कम टू दैट एज वेल। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ब्लू लाइन इज कितना कैपेक्स कंपनी कर रहा है एंड ऑरेंज लाइन इज सेल्स। अब ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एंड बेयर इन माइंड गाइस, इसका सेल्स डबल डिजिट से ग्रो किया है, मतलब कंपनी इज एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन इट्स factories and machines and other things, and though it is a good sign but sales का growth जो है वो proportional एटलीस्ट होना चाहिए। तो 1 रुपये के एसेट्स में सिर्फ 2 रुपये का सेल हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाता है यहाँ पे। सो कैपेक्स इज़ ग्रेट बट सेल्स शुड ऑल्सो बी proportional to capex. And guys,
इन दिस बिजनेस द बिगेस्ट डाउन साइड इफ़ एनीथिंग इज़ कि ये स्लाइटली एसेट हैवी इंडस्ट्री लग रहा है। क्योंकि आपको 2 रुपये का सेल कमाने के लिए 1 रुपये देना पड़ रहा है। अगर आप नेस्ले डाबर जैसे कंपनीज़ को देखेंगे तो 1 रुपये से 7 या 8 रुपये का सेल्स मिल रहा था। यहाँ पे 1 रुपये से सिर्फ 2 रुपये मिल रहा है। मतलब अगर आपको 4 रुपये का सेल चाहिए तो आपको 2 रुपये का एसेट डालना पड़ेगा। एंड दैट रेशियो ऑफ 1:2 इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट रेशियो। मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा कंपनी को करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कीप दिस ऑल्सो इन माइंड। ये स्लाइटली एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। डेट एंड इक्विटी, ये एक बहुत कंसर्निंग ग्राफ है, क्योंकि डेट जो है वो ऑरेंज लाइन है, इक्विटी इज़ येलो लाइन, एंड इनका रेशियो जो है वो ग्रीन लाइन है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि 30% के ऊपर है, एंड ऑल्दो इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम लेवल्स ऑफ 75-80%, वापस से वो 40-50% के आसपास चला गया है। गाइस, मैं बहुत रिस्क एवर्स बंदा हूँ, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। मेरा मानना है कि जो डेट टू इक्विटी परसेंटेज है या रेशियो जो भी बोलो, दैट शुड बी लेस दैन 10-15% फॉर अ स्मॉल कैप एंड लेस दैन 5-10% फॉर अ लार्ज कैप। मिड कैप भी इनके बीच में कहीं पे हम डाल सकते हो। तो बेसिकली मेरा बेंचमार्क है कि 15 से 20% के नीचे होना चाहिए। बट क्लियरली इन दिस केस कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्जा उठा के एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहा है। इनका सेल्स भी बढ़ रहा है, नो डाउट। इनका ROE एंड ROC भी 15 के ऊपर है, अगेन अ ग्रेट पॉइंट। लेकिन इतना बड़ा कर्जा जो कंपनी ने उठाया है वो एक स्लाइटली कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि एक भी साल अगर उनका सेल्स फॉर वॉट एवर रीज़न डाउन हो जाता है तो कंपनी कैन कम इनटू ह्यूज क्राइसिस, जिससे उनको निकलने के लिए अगले 4-5 साल लग जाएगा, और वहाँ पे स्टॉक जो है वो सफ़र कर सकता है, क्योंकि कंपनी क्लियरली अपने बैलेंस शीट को स्ट्रेच कर रहा है। तो ये कंसर्न है। अगर कंपनी जितना अच्छा अभी कर रहा है उतना ही रेट से ग्रो किया तो देन देयर इज़ नो नीड टू वरी। बट यू एंड आई, वी कैन गारंटी इट। हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड जहाँ तक फ्यूचर की बात आती है, आई विल टेल अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसीवेबल डेज इस कंपनी को पैसा कलेक्ट करने में कितना समय लगता है। ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मोरलेस स्टेबल है, बट स्लाइटली इंक्रीजिंग ट्रेंड है। 60-70 डेज, यानी 2 महीने के ऊपर लगता है कंपनी को पैसे लेने में। तो ऑब्वियसली FMCG कंपनीज़ में 10-15-20 दिन लगता है, बट इन अ B2B काइंड ऑफ सिनारियो, स्पेशली इन मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर, आई गेस 2 months इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल टाइम फ्रेम। तो it is increasing little bit. From 50 days it has become 80, then it has come down to 60-70 levels. तो अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहता तो और अच्छा होता, दैट विच शोज़ की कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है। बट क्लियरली दैट इज़ नॉट द केस। दिस इज़ नाइदर गुड नॉर बैड। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, फ्री कैश फ्लो। गाइस, आप कुछ भी बोलो, स्मॉल कैप मिड कैप फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कंपनी के पास फ्री कैश नहीं है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। क्लियरली फ्री कैश फ्लो इज़ नथिंग बट योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैपेक्स, और हमें पता है कि कंपनी बहुत एग्रेसिवली कैपेक्स कर रहा है। इसकी वजह से इनका फ्री कैश फ्लो जो है FY 17-18 में नेगेटिव भी रहा है, एंड FY 9-20 में सिग्निफिकेंटली कम रहा है। लाइक क्लियरली वी कैन सी कि द हाइएस्ट इफ एट ऑल एनीथिंग इज़ क्लोज टू 50%। तो a good company would generally have free cash flow above 50%, like 50 to 80 के बीच में रहेगा। फिनोमिनल कंपनी would have like 90%, बट क्लियरली एक एसेट हैवी कंपनी है, और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि पैसे कमाने के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है। एंड जिस दिन बिज़नेस या जिस साल बिज़नेस ख़राब रहा वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे तरीक़ों से आ सकता है। सो दिस इज़ स्लाइटली कंसर्निंग, इवन दो कंपनी इज़ गुड इन अदर एस्पेक्ट्स। फ्री कैश फ्लो अगर कंपनी का ख़राब रहा तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, मतलब बढ़िया पॉइंट नहीं है। एंड प्लीज़ बेयर इन माइंड, अगर ये फ्री कैश फ्लो
कैपेक्स के लिए खर्च हो रहा है विदाउट टेकिंग डेट, तो मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है। लाइक मैंने कर्ज़ा नहीं उठाया है, बहुत कम कर्ज़ा उठाया है, मैं अपने ही प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ गुड। बट कंपनी खुद के प्रॉफिट को भी कर रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा कर्ज़ा भी ले रहा है, और कर्ज़ा भी कम नहीं है। 50% ऑफ योर टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इन द फॉर्म ऑफ डेट। वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो दोज आर फ्यू ऑफ द कंसर्निंग फैक्टर्स, एंड इट्स अ कंसर्न ओनली बिकॉज फ्यूचर में कुछ हो गया तो बड़ा इशू हो जाएगा सब एंगल से। स्टॉक प्राइस पूरा टैंक हो सकता है। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वीकनेसेस। तो ये इसका 3 मेन वीकनेसेस है जो क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट से मैंने निकाला है। एक्सपोजर टू फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइस एंड फॉरेक्स रेट्स, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रॉ मटेरियल पे इनका रिलेटिवली अच्छा कंट्रोल है, फॉरेक्स में कंट्रोल नहीं है। दे हैव मेड मनी इन ड्यू टू फॉरेक्स रेट्स, बट फ्यूचर में ये नुकसान में भी बदल सकता है। तो दिस इज़ वन की एरिया टू वॉच आउट फॉर। ससेप्टेबिलिटी टू चेंज इन रेगुलेशंस, तो इनका जो मार्केट है 70% के ऊपर यूएस, यूरोपियन मार्केट्स एंड अदर कंट्रीज़ का मार्केट है। अभी ये सारे कंट्रीज़ का जो रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स हैं, ये मेडिकल डिवाइसेस की तरफ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। तो इफ़ यूएस इज़ परचेसिंग दिस कंपनीज प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि यूएस बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगा, एंड अगर उसके सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो वो सर्टिफिकेशन देगा इस कंपनी को। सो इन अ वे ये एक तरीके से बैरियर टू एंट्री बना देता है फॉर इंडियन कंपनीज टू कम्पीट। मतलब हर एक मेडिकल डिवाइस बनाने वाले कंपनी को यूएस एंड यूरोप का सर्टिफिकेशन मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेट अलोन इंडिया का ही सर्टिफिकेशन मिल पाना। एंड क्योंकि ये कंपनी मेजरली एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ पे भी इनका एक फ़ायदा है। सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स कि कंपनी हैज़ मेड मनी, क्योंकि कंपनी इंडिया में है, एंड इंडिया में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ चीपर कंपेयर टू यूएस, यूरोप। एंड ये कंपनी के पास सर्टिफिकेशंस भी हैं फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट टू सेल प्रोडक्ट्स इन दोज मार्केट्स। तो इसीलिए कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। लेकिन कल को कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया तो कंपनी में कम अंडर सिवियर ट्रबल, मतलब इट हैज़ टू कम्प्लीटली रीडिज़ाइन और गेट री अप्रूवल विच कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सपोजर टू इंटेंस कॉम्पिटिशन। अभी इंटेंस कंपटीशन जो है स्पेसिफिकली बाहर के कंट्री के प्रोडक्ट्स, कंपनीज को बताया है इन्होंने, बट इंडिया में भी कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। मेन चीज़ ये है गाइस कि अगर एक कंपनी है जो कि काफ़ी कर्जा लेके बिजनेस कर रहा है, जस्ट लाइक पॉलीमेडिक्योर, बट इनका जो ROC है वो 15 के ऊपर है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों के वजह से हो सकता है। या तो डिमांड बहुत हाई है, या तो ये कंपनी के पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बाकी कोई बना नहीं पा रहा है। तो क्लियरली इन दिस केस द कंपनीज बिजनेस इज सच दैट इसका डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी हाई है। मेडिकल डिवाइसेस का हमेशा इनोवेशन एंड डिमांड हाई रहेगा, इवन इन इंडिया काफ़ी स्कोप फॉर ग्रोथ है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है। अदर कंपनीज हु आर ऑलरेडी इनटू मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग और वांट टू एंटर कैन ईजिली कम। तो ये एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है यूएस मार्केट्स में कि जहाँ पे आपका ROC 15-20-25% के आसपास है, वहाँ पे इंटेंस कंपटीशन फेस करने का पॉसिबिलिटी है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो कंपनी का जो हाई ROC है वो डिक्लाइन होने लग जाता है बिकॉज ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स। एंड अभी ये कंपनी स्मॉल कैप है, definitely there will be other companies which will enter this market segment in the next 3-4 years, and barrier to entry जो है in the form of US and Europe certification वो कितना strong है ये पता करना हल्का सा मुश्किल है, in the sense कि it is possible to get license to sell in US and Europe, स्पेशली अगर आप प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर पाओ तो।
तो ये सारे फैक्टर्स इस कंपनी को करेंटली बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन फ्यूचर में अगर इंडिया में ही कंपटीशन इंटेंसिफाई हो गया तो बड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड एक्चुअली ये पूरा बिजनेस इनवाइट कर रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स फॉर मेडिकल डिवाइस को कि आई एम अ एक्सपैंडिंग बिजनेस, तुम अगर मेडिकल डिवाइस बनाओगे तो बहुत पैसा कमा सकते हो। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। चलिए बेसिक ओवरव्यू देखते हैं, समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। So if you see sales growth and raw material, I have given good. I have only given good क्योंकि ये स्मॉल कैप है, ये एक्सपेक्टेड है कि इसका सेल्स एंड सेल्स ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट्स में होगा। अदर इनकम इज़ बैड क्योंकि काफ़ी हाई है एंड वी वांटेड टू बी बिलो 15। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज स्टेबल बट उसका ग्रोथ जो है उतना खास नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ख़राब है क्योंकि 10 में से सिर्फ 4 साल जो है वो 80 to 120% के बीच में है। ROE ROC इज़ गुड, अमेजिंग। ओके सॉरी, दैट इज़ द फाइनल काउंट। तो ब्रांड प्रेजेंस इज़ एवरेज, कंपनी इज़ प्लानिंग टू बिल्ड इट्स ब्रांड प्रेजेंस फर्दर बट दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड हाउ इन डिटेल। तो उन्होंने बोला है कि ये एक इशू है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ एवरेज, आई से एवरेज क्योंकि मैनेजमेंट ने अपना बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया है बाय टेकिंग टू मच ऑफ डेट। शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इज़ गुड, पिछले 3 साल में प्रमोटर शेयर होल्डिंग घटा नहीं है, बढ़ा भी नहीं है, स्टेबल है। बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज़ एवरेज। द रीज़न आई से दिस इज़ बिकॉज इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस होगा इसको विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन बिजनेस इज़ वेरी हाई, करेंटली पॉजिटिव में है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि और बिजनेस करें, बट यू नेवर नो इफ़ गवर्नमेंट सेज दैट फॉरेन कंपनीज कैन सेट अप प्लांट्स इन इंडिया, तो इस कंपनी का हालत ख़राब हो जाएगा बिकॉज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है एंड फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने लगें तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी हाई एंड दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। इनोवेशन इज़ एवरेज, वाई से एवरेज इज़ बिकॉज मेडिकल डिवाइसेस में इनका जो इनोवेशन है वो सिंपल है, इट इज़ ईजीली रेप्लिकेबल। मतलब ऑब्वियसली पेटेंट प्रोटेक्टेड है बट देर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन दिस एरिया। तो इनका टेक्नोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट नहीं है। प्लस इनका सबसे बड़ा इशू है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया में ये पेटेंट प्रोटेक्शन लॉज इतने स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होते हैं, तो कोई भी कुछ भी कॉपी करके चीप प्रोडक्ट के तौर पे इंडिया के अंदर बेच सकता है। सो दैट इज़ देयर। एंड क्रिसिल रेटिंग इज़ एवरेज, दे हैव गिवन अ स्टेबल रेटिंग बट उनको भी थोड़ा सा मतलब कंसर्न है फॉर द अमाउंट ऑफ डेट द कंपनी हैज़। इफ़ यू सी नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर तो इट इज़ बैड एंड रिसीवेबल डेज भी बैड है। सो ऑल इन ऑल इफ़ यू सी द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पैरामीटर्स, 39%, 40% मान लो, 40% इज़ गुड, 60% इज़ बैड। So this is my entire analysis on Polymedicure. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. Do like and subscribe and share with others. And if you have any request for certain companies analysis, comment section में मेरे को ज़रूर बताइए. That's all for today. Thank you. See you in the next video.